नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिड डे प्राइम। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जहां हम नजर डालेंगे आज संसद के मॉनसून सत्र में कैसे विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और संसद में गतिरोध लगातार जारी रहा। उधर झारखंड छात्र आंदोलन की बात करेंगे, जहां संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिला है। खेल और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करेंगे। चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन पहले विपक्ष हंगामा करे बंद। झारखंड में छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज के विरोध में संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। छात्रों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई पर एनडीए ने विपक्ष पर दोहरे रवैये का लगाया आरोप। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का प्रदेश भर में बंद। राज्य समेत कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर सोरेन सरकार को लिया निशाने पर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान और अमेरिका के बीच फंसा मुआवजे का पेच। ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शांति समझौते की नई शर्तें, मांगा बीते 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना। और श्रावण शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव से गूंजे मंदिर, भक्तों की लगी कतार। जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। सबसे पहले खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, बाकी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और आज भी गतिरोध जो है वो बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बात सबसे पहले लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है, तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष की छात्रों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीएसी की बैठक में स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। ओम बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। बात अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की कर लेते हैं। यहां पर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आज सुबह संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने विपक्ष के विरोध में और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। एनडीए सांसदों ने बैनर और पोस्टर पकड़कर ये मार्च किया।
इन पोस्टरों में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है। तो एनडीए सांसदों का अमित शाह के समर्थन में ये मार्च देखने को मिला। संसद परिसर में ये मार्च रहा, जहां विपक्ष के विरोध में एनडीए के सांसद एकजुट नजर आए, बैनर हाथ में लिए और साथ ही तख्तियां पकड़े हुए यहां एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लिखा हुआ था कि राहुल गांधी आप चर्चा से भागिए मत। संसद के मकर द्वार की ओर यह मार्च किया गया। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे, जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते, विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है। झारखंड में जा नहीं रहे, झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे, वो काफी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है, और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है, लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते, लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं, और ये बड़ी दुखद घटना है। राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए। आज गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। आपका पर्दाफाश हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, जरूर आना है, माफी मांगना है। इसलिए आज गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है। आप पलायन नहीं होना, भागना नहीं ना, आज सदन से भागना नहीं, चर्चा के लिए आओ। गृह मंत्री जब चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जब संसद में संबोधन देने के लिए तैयार है, फिर आखिरकार विपक्ष यहाँ भागता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये बीजेपी बड़ा सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। और कल हमने देखा कि जिस तरीके से रांची में छात्र आंदोलन देखने को मिला, विधानसभा घेराव के तरफ जब छात्र वहां जा रहे थे, उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर आज एनडीए सांसदों का संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर यहां सवाल उठाए गए हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर छात्रों के जो द्वारा दोहरे रवैये अपनाने की बात कही, उस पर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। साथ ही संसद में गतिरोध को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनाते। एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। संसद पे गतिरोध बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती। और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं, और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की रुचि सदन की कार्यवाही में नहीं है। जब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, विपक्ष मुद्दा बदल देता है। देश की जनता को बताना जरूरी है कि विपक्ष की रुचि सदन के कार्यों में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दा पर जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो विपक्ष फिर मुद्दा बदल देता है। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष को कहीं से कोई रुचि नहीं है पब्लिक के काम के इंटरेस्ट। और इससे पहले आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी एनडीए सांसद शान से हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए।
तो संसद भवन परिसर में संसदीय पुस्तकालय में जेएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की ये मंगल मिलन बैठक हुई। संसद के मॉनसून सत्र में हम देख रहे हैं कि हर मंगलवार को इसी तरीके से एनडीए सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा में इस तरीके की बैठक होती है और आज कुछ नज़ारा अलग नजर आया। आज जेएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद समेत केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए और एनडीए सांसदों ने हाथ में तिरंगा लहराकर भारत माता के जयकारे लगाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, यहाँ दो बातें हैं, एक तो मंगल मिलन की बैठक हुई है, बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाता है एनडीए सांसदों की तरफ से, क्योंकि संगठनात्मक मजबूती हो, कैसे रणनीति को धार दिया जाए। एक मंगल मिलन का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है, संसद के मॉनसून सत्र में क्या रणनीति अपनाई जाए, वो भी एक अहम मुद्दा रहता है। साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके की रणनीति यहाँ अपना रहा है, मुद्दे बार बार बदल रहा है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि विपक्ष का जो रवैया है समझ से परे है, क्योंकि आप देखें कि पहले विपक्ष लगातार इस बात की मांग करता रहा कि छात्रों का जो प्रदर्शन है और उस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आएं और अपना जो बयान है वो दें। और आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा जब ये अपील की जाती है कि सरकार तमाम चर्चा कराने को तैयार है, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा है वो भी कराने को तैयार है, गृह मंत्री खुद सदन में आएंगे और तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सवाल हैं उनके एक एक करके जो जवाब है वो भी देंगे। लेकिन आप देखें कि जब सरकार और या सत्ता पक्ष इस बात को तैयार हो जाता है कि गृह मंत्री सदन में आएंगे, उसके बाद अलग तरह की जो रणनीति है वो विपक्ष अपना लेता है और आप देखें कि लगातार हंगामा करता रहा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर हंगामा करता रहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें, और जब सत्ता पक्ष ये आश्वासन देता है विपक्ष को कि तमाम सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे, गृह मंत्री खुद सदन में आएंगे और एक एक सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद भी जो हंगामा है विपक्ष का रुकता नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा रवैया है जो समझ से परे है विपक्ष का कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। क्या विपक्ष चर्चा करवाना चाहता है या चर्चा नहीं करवाना चाहता। आप देखें कि कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा की जानी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देश हित के ये बिल हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए ये बिल हैं और लगातार विपक्ष हंगामा करता है। नीरज, अब तो महज 3 दिन बाकी है संसद के मॉनसून सत्र में और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि गतिरोध देखने को मिला है पूरे मॉनसून सत्र में। शायद कोई एक ऐसा ही दिन होगा जब प्रश्नकाल चल पाया होगा। आज भी लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही। ऐसे में अगर हम छात्र आंदोलन की बात करें तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम यहाँ देखने को मिला। आज एनडीए सांसदों की यहाँ एकजुटता नजर आई और उन्होंने राहुल गांधी के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए। देखिए, बिल्कुल दोहरा रवैया है। आप देखें कि छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर पर जब छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो विपक्ष का किस तरह का रवैया था। राहुल गांधी डेली मीडिया में आकर बाइट देते थे और सरकार की तमाम आलोचनाएं करते थे। जब झारखंड में इसी तरह का छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर जो राहुल गांधी है किसी भी तरह की आप देखें कि एकजुटता जो विपक्ष की होनी चाहिए छात्रों के साथ वो दिखाई नहीं देती। आप देखें कि वहाँ के छात्र लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए यहाँ पर और जो छात्र हैं लगातार नीरज, हमें और आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ भाजपा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही है, आइए सीधा लिए चलते हैं आपको वहां। मित्रों, संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम चरण की ओर है। सत्र के उपरांत भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, परंतु उसी के साथ साथ जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने
निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ, जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से तो आप यहां सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, जो भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। यहां राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की चर्चा सदन में नहीं चाहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दोहरा रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रांची में जाना नहीं चाहते और सदन में भी आना नहीं चाहते। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ चर्चा में के लिए तैयार है, फिर भी राहुल गांधी आखिरकार भाग क्यों रहे हैं? उन्होंने साथ ही साथ कहा कि संसद के मानसून सत्र से ही विपक्ष लगातार अलग अलग मांगे करता रहा। पहले नीट पेपर लीक
को लेकर उन्होंने बात करी, तो उसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी के साथ बिल लाया गया, बिल को पास कराया गया। उसके बाद राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे कि गृह मंत्री चर्चा से भाग रहे। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, भाजपा का ये कहना है कि आप सदन में आइए, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले कल भी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा था कि वे दावे से कहते हैं कि गृह मंत्री यहाँ संसद में हर रोज सदन में आते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं यहाँ, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, गतिरोध पैदा कर रहा है और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। ऐसे में यहाँ विपक्ष का दोहरा रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। मिड डे प्राइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपको बता रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र अब चल रहा है और संसद के मॉनसून सत्र का ये अंतिम चरण आ चुका है। हमने देखा कि दोनों ही सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार प्रभावित हो रही है और गतिरोध के चलते उसको बार बार स्थगन करना पड़ रहा है। यहाँ आज हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से एक बार फिर अपील की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दे, ये समय बड़ा कीमती होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। ऐसे में हमने देखा कि कल जो रांची में हुआ, जहां छात्र आंदोलन विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी पुलिस का लाठीचार्ज वहां देखने को मिला, जिसको लेकर आज भाजपा ने झारखंड में भी राज्यव्यापी बंद किया है और उसकी गूंज, सड़क की गूंज यहां संसद तक भी सुनाई दी, क्योंकि संसद में भी एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लिए उन्होंने राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े करे। यहां सुधांशु त्रिवेदी भी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आखिरकार चर्चा में भाग लेना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा ये दोहरा रवैया इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू हुआ था उसको लेकर कई बार अपनी मांगों को बदल चुका है। ऐसे में हमने देखा कि नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पहले कहता रहा और उस पर सवाल उठाता रहा सरकार पर, जिसको लेकर सरकार ने गंभीरता जताई और उसके बाद सरकार ने एक कैबिनेट की मंजूरी लेकर एक कठोर और ठोस बिल भी परीक्षाओं में सुधार को लेकर वो चलाया। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि किस तरीके से कल जो हमने नज़ारा देखा झारखंड में, वहां आज जो छात्र आंदोलन है वो 18वें दिन पहुंच चुका है। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस समय आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा है। जेपीएससी यानी कि और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और रोजगार में हो रही धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों और अमानवीय बल प्रयोग के ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई इस बर्बर कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसका व्यापक असर आज सुबह से ही रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, चतरा और कई अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये झारखंड बंद रात 11 बजे तक प्रभावी है। हालांकि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और देवघर जा रहे कांवड़ियों को इस बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। लेकिन सड़क पर आक्रोश की तस्वीरें साफ ये बयां कर रही हैं कि युवाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। रांची के हरमू चौक और रातू रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रांची के अरगोड़ा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रवक्ता अशोक
बड़ाइक समेत कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं पुरानी विधानसभा के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर लाठियां बरसाई। आइए अब आपको बताते हैं कि कल यानी कि 10 अगस्त को अपनी मांगों के लिए अड़े छात्रों के साथ क्या क्या हुआ। तो हक की इस लड़ाई में हमने देखा कि छात्र आंदोलन अपनी मांगों के लेके अड़े है। छात्रों का शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च देखने को मिला। विधानसभा मार्च पर पुलिस का बल देखने को मिला। एक्शन में पुलिस दिखी और देखा कि किस तरीके से पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां बरसाई। छात्रों पर पुलिस का प्रहार देखने को मिला। कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई थी, चप्पे चप्पे पे ये बैरिकेडिंग की गई थी। रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी, छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, लेकिन छात्रों ने इन्हीं कांटों को फूल में बदल दिया, गुलाब में बदल दिया। जहां यहां छात्रों की तरफ से गांधीगिरी भी देखने को मिली। छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ। छात्रों ने अपनी कहानी अपनी ही जुबानी भी सुनाई, अपनी पीड़ा उन्होंने दिखाई है कि किस तरीके से उन पर पुलिस की लाठी रात में बरसी है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हैं और ये अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। साथ ही साथ वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। यहाँ हमने देखा कि छात्रों ने हार नहीं मानी। छात्र आज भी जयपाल मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं। बात करें अगर छात्र नेता देवेंद्र महतो की, जो 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन शाम तक आते आते उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऑक्सीजन सपोर्ट दी गई। और छात्रों के मार्च पर प्रशासन का बल यहां देखने को मिला और हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कब से ये छात्र आंदोलन रांची में शुरू हुआ। फरवरी 2026 की ये बात है और जब आयु सीमा के विरोध से शुरू हुआ ये विवाद। 5 जुलाई को जेपीएससी प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद सवाल उठने लगे। 7 जुलाई की तरफ आगे बढ़ते तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख को बदला गया। उसके बाद 10 जुलाई को जेपीएससी रिजल्ट पर रोक से कोर्ट का इनकार सामने आया। इसके बाद बात 21 और 22 जुलाई की करते हैं, जहां जांच तेज हो गई, सीआईडी इस पर जांच करने लगी और 5 गिरफ्तारियां यहां होती हैं। इसके बाद मामला और गरमाने लगता है। 22 जुलाई को जेपीएससी मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 24 जुलाई यानी कि एक दिन बाद छोड़ के पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के आवास पर तलाशी शुरू होती है और तलाशी में कई अहम सुराग निकाले जाते हैं। 29 जुलाई को छात्रों ने रांची में एक बड़ा मार्च निकाला और उसके बाद 30 जुलाई को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हो गया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं कि इस तरीके से छात्र आंदोलन रांची में बढ़ता जा रहा है और 3 से 7 अगस्त तक भूख हड़ताल तक पहुंच चुका था ये आंदोलन। इसके बाद वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। सरकार जागी और सरकार के नुमाइंदों ने छात्र के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करना शुरू किया, उनकी मांगों को जानना शुरू किया। 6, 7, 8 और 9 अगस्त को 3 वार्ताओं का दौर चलता है। ये वार्ताएं बेनतीजा होती है। हालांकि सरकार कहती है कि 98% मांगे इन छात्रों की मानी गई हैं, लेकिन छात्रों अड़िग रहते कि हमारे 100% मांगे मांगी जाएं और 10 अगस्त को पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद 11 अगस्त भाजपा का झारखंड बंद का ऐलान, यानी कि आज का दिन जब भाजपा ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसका व्यापक असर रांची में देखने को मिल रहा है। भाजपा सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देखो, आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि झारखंड की पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत शांति से काम किया।
आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थे। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछा कि जब केंद्र ने पेपर लीक मुद्दे पर कानून बना दिया है, ऐसे में जेपीएससी मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी निंदनीय है। राहुल गांधी जवाब दें। 10 दिन से हल्ला कर रहे हैं, यहां पर बहस के लिए तैयार हैं, परीक्षा के लिए कानून बन गया, बाकी कार्रवाई हो गई। झारखंड में नौकरियां बिक रही हैं, हर परीक्षा में बिकती है। अब तो टीवी पर है, अखबार में है, मीडिया में है। बच्चे अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन, उन पर लाठी चलती है, उन पर आंसू गैस चलते हैं। राहुल गांधी खामोश है। तो संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिला है। छात्र आंदोलन की ये आवाज अब बंद नहीं रहने वाली। ये जब तक चलती रहेगी जब तक सरकार यहां जागती नहीं और उनकी मांगे पूरी नहीं होती। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिवाकर के साथ इस समय अमर कुमार बावरी हैं जो कि भाजपा प्रदेश महामंत्री झारखंड है। दिवाकर, आप इनसे पूछिए कि किस तरीके से भाजपा का जो राज्यव्यापी बंद है, उनका क्या उद्देश्य है इस बंद का? देखिए, निश्चित तौर पर भावना, झारखंड में आज जो बंद भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जब हम लोग तस्वीर दिखा रहे थे तो उसमें दिख रहा था कि किस तरीके से सड़कों पर एक तरीके से कर्फ्यू जैसा आलम नजर आ रहा है और अमर बावरी जी खुद निकले थे रोड पर बंद कराने के लिए और उस बंद का सकारात्मक, आखिर क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग बंद करा रहे हैं झारखंड? देखिए, पिछले 17 दिनों से अपने जेएसएससी जेपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं उसमें न्याय की मांग को लेकर के झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कल उन्होंने विधानसभा घेराव का मार्च कॉल किया था और लाखों की संख्या में छात्र कल विधानसभा घेरने के लिए निकले थे शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए वाटर कैनल, कटीले तार, आंसू गैस और जब दिन में लाठी मार करके उनका मन नहीं भरा तो रात के अंधेरे का फायदा उठा करके बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। छात्र जख्मी हुए, अस्पताल में एडमिट हैं। कई एक छात्राओं को लाठीचार्ज किया गया, पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा मार करके उसको गंभीर रूप से घायल किया गया। कई पत्रकारों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए। सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज झारखंड भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी के कॉल पर पूरा बंद है और हम लोग इस मुद्दे पर सरकार को यह बतलाने के लिए कि बच्चों के मुद्दे के साथ बीजेपी सहित पूरी झारखंड तैयार खड़ी है और आप इस तरह से तानाशाही नहीं कर सकते हैं। एक चीज और, कल आप लोग को भी उठाकर सीएम आवास के पास आप लोग घेराव कर रहे थे, फिर आपको ले जाकर खेलगांव में रखा गया। क्या मैसेज, सरकार क्या डरी हुई नजर आती है या क्या है? देखिए, सरकार एक तो डरी हुई है, दूसरा इस सरकार के तानाशाही के मैं कल के पूरे दिन के घटनाक्रम को बतला करके आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। सुबह हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के आवास पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ अपने सभी विधायकगण, अपने राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य साहू भी थे और पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। हम गए उनके आवास के समक्ष सिर्फ इस बात का ध्यान दिलाने के लिए कि छात्रों का मांग को आप मान लीजिए और सीबीआई जांच की अनुशंसा को पूरा करिए। क्या किया सरकार ने? सदन चल रहा है, बावजूद उसके इन सभी लोगों को, हम लोगों को ले जाकर के खेलगांव में जाकर के हाउस अरेस्ट किया। वहां जाकर के सब लोगों को बंदी बना लिया गया। कल मनी बिल था, अनुपूरक बजट सरकार को पास करना था। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट पास कर लिया सरकार सदन चला करके बिना विपक्ष का। आप बताइए, तानाशाही किसको कहते हैं जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और हमारे माननीय विधायकगण को, नेता प्रतिपक्ष को उस कार्रवाई में भाग लेने का मौका तक नहीं दिया गया। सिर्फ दिवाकर, यहाँ छात्रों की मुख्य मांग सीबीआई जांच है, भाजपा इसको कितना समर्थन दे रही है, ये पूछिए इनसे। हाँ, देखिए, सीबीआई जांच की मांग पर वो टिके हुए हैं। कल जो आंदोलन आपने देखा, शायद झारखंड में इतने दिनों में मैंने पहली बार देखा कि इतनी भीड़ और सड़कों पर ये थी। आप जो इनकी सीबीआई मांग के साथ कितना खड़े हैं और छात्रों के आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ना देखते हैं? देखिए, छात्र शुरू से इन गड़बड़ियों के रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं। सरकार मोटा मोटी उस रिफॉर्म, उच्च के भविष्य की बातें हैं उनको मानने के लिए तैयार हुई है। ये रद्द करने की बातें कर रहे हैं जिसपे सरकार का अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन मूल मुद्दा है जब इन गड़बड़ियों को यदि समूल इसका यदि उद्भेदन करना है तो सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सीआईडी जांच को इसने किस तरह से डाइवर्ट किया है सीजीएल में छात्रों ने खुद से पकड़ा है और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो सीबीआई जांच वो मांग रहे हैं और इसलिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कल भी
इस मुद्दे के साथ छात्रों के साथ खड़ी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जब तक कि छात्र संतुष्ट होकर के अपने घर नहीं चले जाए, अपने लाइब्रेरी, अपने हॉस्टल नहीं चले जाए, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ सड़क से लेकर सदन तक दिवाकर, खड़ी इस समय रहेगी। झारखंड का विधानसभा सत्र भी चल रहा है और यहाँ विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में क्या सदन में ये मुद्दा उठा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये मानसून सत्र शुरू हुआ है झारखंड में, इसमें पहले दिन से ही आक्रामक है इस मुद्दे पर, क्योंकि छात्रों का आंदोलन जो है इसी दौरान शुरू हुआ, इसके पहले से चला आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम इस मुद्दों को लगातार उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी खुलकर कह रही है कि छात्रों का कभी हम अहित होने नहीं देंगे और छात्रों के मुद्दों के साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि आंदोलन अब 17वें और 18वें दिन तक चला गया, विधानसभा में आप लगातार गूंज इस मामले की हो रही है, किस तरीके से सरकार को आप घेरेंगे? क्योंकि दिल्ली में तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, आप क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफे पे अड़िग है? भारतीय जनता पार्टी डेफर्ट से कह रही है कि जिस तरह से आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तय करके वहाँ आपके मनगढ़ंत एक अकाउंटेबिलिटी का एक परिभाषा आपने गढ़ा और आपको राजनीति को सूट कर रहा था, इसलिए आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। यहाँ तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जेपीएससी के जो चेयरमैन हेल ख्यांग्या थे, उनके पुराने सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, रिटायर के बाद आपने उनको बनाया। आपके पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, आपने सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी धर्मपति अमिताभ भट्टाचार्य को आपने मेंबर बनाया। एक जमाल हैं जो पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, वो उनके सदस्य हैं, और एक सदस्य है। ऐसे राजनीतिक नियुक्ति करके आपने जेपीएससी का चेयरमैन बना करके, और विधानसभा में हमारे सभी विधायक लगातार वहाँ बेल पे जाकर के सरकार को क्वेश्चन के माध्यम से सरकार को अपील करके लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको सुने और सीबीआई जांच करे। सरकार भाग रही है, लेकिन तपिश जो है, आंदोलन की तपिश छात्रों ने महसूस कराई है इस सरकार को, और सरकार बैकफुट पे आई है। लेकिन सरकार जब तक छात्रों की मांग को पूरा मान नहीं लेती है, सदन तो कल खत्म कर देंगे लोग, लेकिन हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को और नीचे तक लेके जाएंगे, छात्रों के साथ खड़ा रहकर। के साथ आप लोग खड़े हैं, लेकिन कुछ छात्र जो भूख हड़ताल पर हैं, कई अब आईसीयू में पहुंच गए हैं, कई की तबीयत लगातार खराब हो रही है, तो अब लगता है कि सरकार को इस पर तत्काल पहल करनी चाहिए। आप लोग किस तरीके से सरकार से कुछ गुजारिश करेंगे? 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेजों के समय हमें अपने हक अधिकार के लिए जान देनी पड़ती थी। एक स्वतंत्र देश में बिरसा मुंडा जी के इस भूमि पर अगर एक सीबीआई, सिर्फ एक सीबीआई जांच मांग रहे, किसी का फांसी थोड़ी मांग रहे हैं, उसकी कार्रवाइयाँ होती है, कोर्ट जाता है मामला, उसके बाद फाइंडिंग्स पे विचार होता है, आपके वकील जिरह करते हैं, उसके बाद जिसको भी। क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है कि सीबीआई की जांच पे ये तैयार नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको मालूम है कि सीबीआई जांच होगी तो सरकार के सारे बड़े नेता, मंत्री से लेकर के पदाधिकारी तक जो अभी हैं वहाँ पर उनके रहते लोग, सारे लोग इसके चपेटे में आएंगे और उनको कहीं ना कहीं सजा हो सकती है। मालूम है दोष किया है तो उनको अच्छी तरह से मालूम है, हमने सजा होगा ही होगा, इसलिए वो सीबीआई जांच से भाग रही है। दिवाकर, इसके साथ साथ भाजपा सिर्फ परीक्षा अनियमितताओं की बात नहीं कर रही है। दिवाकर, यहाँ भाजपा सरकार को ऐसे घेर रही है कि पिछले 6 सालों में ये जो परीक्षा अनियमितताएं आई है वो तो देखने को मिली है, लेकिन जो भर्तियां हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसमें भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पिछले 5-6 वर्षों में लगा जो झारखंड में परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है कि इन तमाम भर्तियों में चाहे सीजीएल उत्पाद परीक्षा की बात हो या जो 13 परीक्षाओं की बात हो रही है, आप इन मुद्दों को लेकर कितना एग्रेसिव है? जो ये 13 परीक्षाओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है, आप सरकार तक उनकी मांगों को कैसे पहुंचाएंगे ताकि इन छात्रों को न्याय मिले? देखिए, जब इस सरकार में जेईई की परीक्षा से धांधलियाँ शुरू हुई थी 2022 से 19 के बाद पहली परीक्षा उन लोगों ने लिया था, और आप देखेंगे पिछले विधानसभा सत्र में जब मैं नेता प्रतिपक्ष था, सीजीएल के इस मामले जो अभी चल रहा है, जिस सीजीएल को लेकर के, उसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा के अंदर पूरी रात 24 घंटे रुक करके हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया था, लेकिन इन्होंने सीआईडी का जांच करा करके इसको गड़बड़ किया है। आज हम लोग फिर से सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक जो भी हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, सदन के बाहर भी और हमारे माननीय विधायक सदन के अंदर भी सरकार से लगातार जिरह कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। सरकार भाग रही है, लेकिन सरकार भागेगी कितना दूर, क्योंकि छात्र जो है अब चीज़ों को समझ चुके हैं और अपने हक अधिकार के लिए जीने मरने का संकल्प लेकर के करो या मरो का नारा लगा करके इस सरकार को या तो इस पूरे घटना का सीबीआई जांच कराना होगा या सरकार को ही ये जनता, ये विशेष करके ये युवा
उखाड़ करके फेंक देगी। बिल्कुल दिवाकर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ और बीजेपी की राय हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि बीजेपी का ये जो सपोर्ट है, समर्थन है, छात्रों के साथ है और यहाँ रांची से लेकर हम देख रहे हैं दिल्ली तक इसकी गूंज देखने को मिली है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। 5 महीने तक चले संघर्ष के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने की कोशिश के बीच दोनों देशों ने अपनी अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को पिछले कई दशकों में हुए हमलों, संघर्षों और मौतों के लिए मुआवजा देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि इसमें अमेरिकी नागरिकों और क्षेत्र में मारे गए लोगों के परिवारों को भुगतान देना शामिल होगा। उधर ईरान ने अमेरिका पर प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी से आर्थिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य को लेकर कोई भी समझौता तभी संभव होगा जब अमेरिका प्रतिबंध हटाए और नुकसान की भरपाई करे। दूसरी तरफ यमन में भी तनाव बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के शहर अलमोखा और उसके बंदरगाह इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। गौरतलब है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और LNG इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यही वजह है कि इस इलाके में तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी क्रूड भी $82 से ऊपर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ शर्त के बदले शर्त, ये कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में बड़ा फेरबदल किया है। सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह मुज्तबा खमनई ने सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज सुरक्षा बल में 6 वरिष्ठ कमांडरों की नियुक्ति की है। अहमद वहीदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया है, जिन्हें शक्तिशाली आक्रामक अभियानों के लिए तत्पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मोहसेन रेजाई को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि हुसैन ताइब को बासिज बल का प्रभाव सौंपा गया है, ताकि घरेलू खुफिया नेटवर्क और जन गोलबंदी को मजबूत किया जा सके। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच जारी है टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शर्त के बदले शर्त यहाँ रखी गई है। ईरान जब शर्तें रख रहा है तो अमेरिका ने भी यहाँ अपनी शर्त रख दी है, मुआवजे की शर्त। अमेरिका भी चाहता है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। किस तरफ ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भावना, ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और युद्ध का फैलाव हो रहा है लगातार। हमने देखा है कि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, बीच में हूती कूद गए हैं और उन्होंने बाबल मंदाब में भी डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पे वे कह रहे हैं कि केवल वो सऊदी अरब के जो नौवहन की सुविधा है, नौवहन उधर से गुजरता है, उसको वो बाधित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरामको जैसी सऊदी अरब की बहुत बड़ी जो तेल कंपनी है उस पर भी हमला किया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया को एक बार फिर से तेल के संकट में, जो ईरान की वजह से, वो ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से हुआ था, अब इधर हूती और सऊदी अरब की वजह से उत्पन्न होगा। तो निश्चित तौर पे ये युद्ध लगातार बढ़ रहा है। और अभी जैसा कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी नई बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो ईरान ने अभी तक उनके मतलब अमेरिकी सैनिकों को जो क्षति उठानी पड़ी है, यहाँ तक कि USS कोल जो उनका युद्धपोत था उसको जो क्षति उठानी पड़ी, और यहाँ तक कि ईरान के अंदर जो ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जो वहाँ के लोग घायल हुए हैं, उन सारे लोगों की क्षतिपूर्ति ईरान को करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, ताकि ईरान आगे आने वाले दिनों में अगर कोई समझौता होता है तो उस समझौते में कंपेंसेशन की जो शर्त है, उस कंपेंसेशन की शर्त को बहुत पुरजोर तरीके से नहीं उठाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जो सलाहकार हैं उनका यह कहना है कि जब खुला युद्ध हो रहा है, जब खुला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें किसी को
कंपेंसेशन मांगने का अधिकार नहीं होता। उसमें तो युद्ध में यही होता है कि या तो आप समझौता करें या कोई युद्ध जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, जो हार जाएगा वो समर्पण करेगा। तो ऐसी स्थिति में कंपेंसेशन का जो डिमांड था उसको निरस्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका जो है वो गिड़गिड़ा रहा है कोई भी समझौता करने के लिए। और इस बीच में जो है ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है। ईरान ने पूरी दुनिया में दिखा दिया है कि ईरान के जो सैनिक है या ईरान की जो पूरी सैन्य नीति है, रणनीति है, वो तमाम बाधाओं के बावजूद काफ़ी मजबूत है। और बहुत सारे विदेश मंत्रियों ने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है, ये कहना है अब्बास अरागची का, मतलब यह है कि दोनों तरफ से स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। भावना बिल्कुल दोनों तरफ से वैसी स्थितियों में परिवर्तन नहीं है, यानी दोनों तरफ से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ईरान यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं है। अपने शर्तों पर अड़िग यहाँ ईरान नजर आ रहा है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज सावन शिवरात्रि है और बोल बम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। शिवालय में श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने शिव भक्त बड़े भाव से जलाभिषेक और शिव पूजन करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। विदेशी आक्रांताओं के बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ की ध्वज पताका आज भी शान से लहरा रही है। इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष योगदान रहा है। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यही नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है।
श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। और सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बोल बम, हर हर महादेव के जयकारे यहाँ शिवालयों से गूंज उठे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार से, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से, काशी विश्वनाथ वाराणसी से, नलेश्वर महादेव नूह से, बरासाऊ शिव मंदिर बुलंदशहर, शिव मंदिर पटना। ये तमाम तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि भक्तों की भारी भीड़ आज सावन शिवरात्रि पे हर शिवालय में देखने को मिल रही है। भक्तों में ये उत्साह है कि वो जलाभिषेक कर हर हर महादेव के जयकारे लगाकर सभी के लिए ये मनोकामना करें कि सभी का जीवन मंगलमय हो। और भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं और आज कांवड़िए भी जलाभिषेक कर जो उनकी मेहनत थी वो शिवालयों में जाकर वे जलाभिषेक कर रहे हैं। तो भोले के दरबार में उमड़ा है आस्था का सैलाब। वंदे मातरम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक आधार स्तंभ है, जो ऐतिहासिक बलिदान को वर्तमान कर्तव्य बोध से जोड़ता है। सैनिकों के परेड ग्राउंड से लेकर सरहद की बर्फीली चोटियों तक जब यह गीत गूंजता है तो एकता, राष्ट्रीय गौरव और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित हमारे सशस्त्र बलों के संकल्प और विश्वास को और दृढ़ करता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में जब हमारे सशस्त्र बलों और एयरफोर्स के बैंड ने बांसुरी, वीणा और तबले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन को बजाया, तो इसे सुनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया। वंदे मातरम की ये मनमोहक धुन इतनी कर्णप्रिय और मधुर थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। वंदे मातरम की ये प्रस्तुति भारतीय सशस्त्र बलों के साथ इसके गहरे भावनात्मक और प्रतीकात्मक संबंध को दर्शाता है। ये वो पवित्र आह्वान है जो हमारे सशस्त्र बलों के हृदय को राष्ट्रभक्ति और विजय की भावना से भर देता है। चाहे वो परेड ग्राउंड हो, दूरस्थ सीमाएं हो, तवांग वॉर मेमोरियल जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो या सबसे कठिन परिस्थितियां, वंदे मातरम सैनिकों के भीतर कर्तव्य, गर्व और राष्ट्र प्रेम की भावना को और प्रबल करता है। उन्हें व्यक्तिगत संघर्षों से ऊपर उठकर एक ऐसे सामूहिक उद्देश्य से जोड़ता है जो मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से बंधा होता है। वंदे मातरम मातृभूमि को किया गया एक अभिवादन है। ये अभिवादन भारत माता की उनके दुश्मनों से रक्षा करने के संकल्प को दर्शाता है। ये गीत सैनिकों के लिए वर्दी में ढला बलिदान है, उनकी रगों में भरा मातृभूमि के लिए अपार प्रेम है। लेकिन जरूरत पड़ने पर यही वंदे मातरम दुश्मन के लिए ललकार बन जाता है और मातृभूमि के लिए आखिरी सांस से निकला युद्ध घोष बन जाता है। एनडीए और आईएमए जैसी मिलिट्री अकादमियों में युवाओं को सिखाया जाने वाले देश सेवा का पहला ककहरा हो या कर्तव्य पथ पर जोश और जज्बे से बुलंद स्वर, भारतीय सशस्त्र बलों की हर सुबह सूरज के उगने से नहीं बल्कि अनुशासन, संकल्प और वंदे मातरम की गूंज से होती है। परेड मैदान में आकाश को गुंजायमान करती बूटों की ध्वनि के साथ जब वंदे मातरम की धुन कदम ताल करती है तो उन शब्दों में
राष्ट्र की धड़कन सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर ये राष्ट्र और उसके मूल्यों को सम्मान देने का माध्यम बनता है, जहां सैनिकों के लिए ये केवल औपचारिक परंपरा नहीं बल्कि उनमें कर्तव्य, सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करता है। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक ये गीत हमारे सैनिकों को मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है, उनके मनोबल को ऊंचा रखता है और उन्हें उनके सर्वोच्च उद्देश्य की याद दिलाता है। ये गीत व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सैनिकों को एक भारत की भावना में बांधता है, जिससे उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व और एकता की भावना सुदृढ़ होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वंदे मातरम भारतीय जवानों की पहचान बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यासों तक में ये गीत भारत की संस्कृति, संकल्प और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारे सैनिकों की आत्मा की पुकार है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण को स्वर देता है और राष्ट्र के भविष्य को प्रेरित करता है। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम के उस पार आप देखेंगे हमारा कार्यक्रम न्यूज पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।